हेलो गाइस, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग और ये क्लास 8 का है, चैप्टर 4। तो सबसे पहले हम ये इंट्रोडक्शन करेंगे कि डाटा हैंडलिंग होता क्या है। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि डाटा हैंडलिंग होता क्या है, मतलब एक डाटा क्या होता है। तो अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। डेटा से ये मतलब है हमारा कि हम किसी भी न्यूमेरिकल फैक्ट, मतलब जैसे कि हमें किसी भी न्यूमेरिकल, हाँ, तो हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसे हम डेटा कहते हैं। लाइक मैंने एक क्लास है और मेरी एक क्लास है 8th क्लास और उसमें टोटल 8 बच्चे हैं या टोटल मान लो 40 बच्चे हैं। तो और मेरे जो क्लास टीचर है या मैं एक क्लास टीचर हूँ, मैंने पूछा कि हमारे क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, तो मैंने बताया हमारे क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं। तो इस समय ये मालूम चलता है कि हमने एक डाटे का कलेक्शन किया और वो जो डेटा आया कि हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं, वो एक डाटा हो गया। अब यहाँ डाटा में भी बहुत से डाटा होते हैं, जैसे एक पहला आता है रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है? हाँ, तो रॉ डाटा एक कच्चा डाटा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कलेक्शन ऑब्जर्वेशन गैदर्ड इनिशियली इज कॉल्ड रॉ डाटा। रॉ डाटा वो डाटा होता है जो एकदम तैयार डाटा नहीं होता है। जैसे कि मैंने अपने क्लास में पूछा कि मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं, तो मुझे किसी ने आके बताया, बच्चे ने, कि मेरे क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं। तो ये एक रॉ डाटा हो गया। अगर मैं अब आगे पूछूं कि इस नाम के कितने बच्चे हैं, या ए नाम से कितने बच्चे हैं, या बी नाम से कितने बच्चे हैं, तो वो रॉ डाटा में नहीं आ जाएगा। रॉ डाटा में एक कच्चा डाटा होता है जिसमें सब इंक्लूड होते हैं। हाँ, तो इसके बाद ही रेंज आता है। एक रेंज क्या होता है? रॉ डाटा के बाद ही रेंज आता है। रेंज मतलब ये होता है, जैसे कि मेरी क्लास में मैंने जैसे पूछा कि एक बच्चा है जिसकी एज, मतलब मैंने एक पूछा कि 15 से 18 साल के जितने बच्चे हैं वो 8th क्लास में 15 से, तो मैंने पूछा कि 8th क्लास में 15 साल के बच्चे कितने हैं, वो बताओ अपना नाम। और 18 के जो बच्चे हैं, मतलब 15 से जितने ज़्यादा बच्चे हैं 18 तक, वो कितने बच्चे हैं। तो अगर 15 से, मान लो अगर मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं और 15 साल के बच्चे मेरे पास 20 है, और 18 से ज़्यादा और 18 साल से कम मेरे पास भी 20 है। तो ये मुझे एक रेंज मिल गया कि 15 से 16 के बीच में 20 साल के आए, और 15 से ज़्यादा वाले वो इस रेंज में। तो ये आ गया हाई, ये आ गया लो रेंज में, और ये आ गया हाई रेंज में। उसी के बाद, इन सब के बाद एक और चीज़ आती है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 8th में नहीं, आगे भी और भी क्लासेस के लिए, क्योंकि ये 12th में भी आता है और 11th में भी आता है, इको में। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ना। तो स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है? देखिए, अब हमने रॉ डाटा तो हमने ले लिया कि हमने कोई कच्चा डाटा तो निकाल लिया, और हमने रेंज भी फाइंड कर ली कि हाँ इतनी से इतने तक की रेंज होनी चाहिए। अब स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक एक कलेक्शन ऑफ डेटा। हाँ, तो कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स कि हमने डाटा तो कलेक्ट कर लिया, अब हमें उसे प्रेजेंट करना है। कि हमें उसे प्रेजेंट करना है, जैसे कि मैं एक क्लास का मॉनिटर हूँ और मेरी जो टीचर है उसने पूछा कि तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं। तो मैंने एक डाटा कलेक्ट किया पहले तो कि मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं, फिर मैंने मैम को बताया कि मेरे क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं। तो पहले मैंने डाटा को कलेक्ट किया कि कि हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं, और फिर मैंने प्रेजेंट किया डेटा को बता के कि मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं। फिर मैं एनालाइज करूँगा मतलब कि लड़के इतने हैं और लड़कियाँ इतनी हैं, और एज इनकी इतनी है। तो इसी को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अब इसी के हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ये चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए मेरे 8th क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं। तो टोटल 40 बच्चे हैं, और मैंने पूछा कि जो बच्चे, मतलब जिन बच्चों का वेट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिन बच्चों का वेट 30 से लेकर 35 के बीच में है वो एक तरफ हो जाओ, और जिस बच्चों का वेट 35 से लेकर 40 के बीच में वो एक तरफ हो जाओ। तो इससे हमें ये फाइंड करने के लिए मिलेगा कि जो 30 से 35 के जो अंडर आते हैं वेट के, जिनका वेट 30 से 35 के अंडर आता है, मान लीजिए वो 15 लोग हैं, और जिनका वेट 35 से 40 के अंडर आता है वो 25 लोग हैं। तो इससे हमें फ्रीक्वेंसी से ये पता चल जाता है कि
कि एक डिफरेंस क्या है, कि बच्चों में डिफरेंस क्या है, मतलब हाइट का या वेट का, हम किसी किसी चीज़ को भी ले सकते हैं। तो इससे हमें फ्रीक्वेंसी से ये पता चल जाता है कि मतलब एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब थोड़ा और आगे आएंगे तो ये डेटा तो इतना ही था। अब थोड़ा और आगे आएंगे तो हम ग्राफ के बारे में जानेंगे कि हम डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं। लाइक मैंने एक पिक्टोग्राफ यहाँ पे लिख रखा है, तो पिक्टोग्राफ होता क्या है। जैसे मान लो पिक्टोग्राफ, जैसे मैंने एक सर्कल ले रखा है और मैंने इसकी वैल्यू दे रखी है 2, ठीक है, और मैंने इसकी टू वैल्यू दे रखी है, तो मैंने बोला कि मेरे पास 4 सर्कल है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर मेरी एक सर्कल की वैल्यू 2 है तो मेरी 4 सर्कल की वैल्यू कितनी होगी, मेरी 4 सर्कल की वैल्यू होगी 8। क्यों? क्योंकि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये हो गया 8। तो मेरे पिक्टोग्राफ से हमें ये पता चलता है कि सिंबल, तो इसमें हम सिंबल ही शो करते हैं, तो हम एक सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम नंबर का कम यूज़ करते हैं। हाँ, तो अब एक और चीज़ आती है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफ बना के। लाइक जैसे एक बच्चा है राम, वो 8th क्लास का बच्चा है, और मुझे जानना है कि उसके जो नंबर है, जैसे कि उसका एक टेस्ट हुआ है या एक एग्ज़ाम हुआ है, उसमें उसके मैथ्स के नंबर, उसके साइंस के नंबर, हिंदी के नंबर और इंग्लिश के नंबर, इसका एक डेटा दे रखा है यहाँ पे बार ग्राफ में शो करके। तो मैंने अगर उससे पूछूंगा कि तुम्हारे मैथ में कितने आए, तो हमें ये यहाँ पे पता चल रहा है कि राम के मैथ में 20 नंबर आए हैं, और हिंदी में 40 नंबर आए हैं, और साइंस में सिर्फ 10 नंबर आए हैं। तो इससे हमें एक डेटा मिल गया या एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि इस बच्चे के मार्क्स इतने इतने ऐसे ऐसे हर सब्जेक्ट में आए हैं। तो हमारा जो डेटा हैंडलिंग है ये पूरा इंफॉर्मेशन बेसिस पे ही है, कि ये पूरा इंफॉर्मेशन बताता है हमें। तो अब थोड़ा और आगे अगर हम चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक डबल बार ग्राफ भी आ जाता है। डबल बार ग्राफ बिल्कुल बार ग्राफ की तरह ही होता है, बस इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कंपैरिजन निकालना हो। जैसे कि हाँ, तो देखिए डबल का बार ग्राफ, जैसे मैंने बताया कि इसमें डिफरेंस शो करते हैं। जैसे कि मैंने मान लो अगर मैंने पूछा कि 8th क्लास के 3 बच्चे हैं, राम, श्याम और रवि, और तीनों के मैथ्स और साइंस के जो मार्क्स है, मैंने उसको पूछा कि उसका कंपैरिजन बताओ कि राम के जो मैथ और साइंस में है वो कितने नंबर है, श्याम के कितने और रवि के कितने हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राम के जो नंबर है ये 10 नंबर है सिर्फ मैथ में, और साइंस में 30 नंबर है, मतलब ज़्यादा है मैथ से। तो इसमें हमें एक कंपैरिजन मिल गया, हमें एक डिफरेंस मिल गया कि इसके मैथ में ये बच्चा कमज़ोर है बट साइंस में अच्छा है, और श्याम मैथ्स में अच्छा है बट साइंस में थोड़ा वीक है, और रवि मैथ्स में भी अच्छा है, मतलब मैथ्स में भी उसके हाईएस्ट मार्क्स है और साइंस में भी उसके हाईएस्ट मार्क्स है। तो इससे हमें एक डिफरेंस मिल गया कि तीनों बच्चे कैसे हैं और तीनों बच्चे के डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स कैसे हैं। हाँ, तो देखिए अब मैंने पाई चार्ट क्या होता है ये बता रहा हूँ अब, कि पाई चार्ट में हमें एक ऑब्जर्वेशन दे दिया होता है। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का ही है, हम राम दे लेते हैं फिर से एग्जांपल, एक लड़का है राम। अब मैंने पूछा कि राम का शेड्यूल जो है, मतलब वो पूरे दिन में करता क्या क्या है, हमें उसके बारे में जानना है। तो राम स्लीप यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि वो सोता 8 घंटे है, होमवर्क वो 4 घंटे करता है, और अदर चीज़ जैसे कि वो खाना खाता है या कुछ भी करता है वो 3 घंटे करता है, और प्ले खेलता है वो 3 घंटे, और स्कूल में वो 6 घंटे रहता है। तो ये मुझे पूरे दिन का ऑब्जर्वेशन मिल गया कि राम जो है वो पूरे दिन करता क्या है। तो मुझे ये पाई चार्ट मिल गया कि वो अपने टाइम को मैनेज कैसे करता है, कि वो 8 घंटे ये करता है, 4 घंटे ये करता है, 6 घंटे ये, 3 घंटे ये। तो ऐसे ऐसे करके हमें पता चल गया कि राम इस टाइम ये चीज़ करता है। हाँ, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्लास इंटरवल क्या होते हैं, और फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी पीछे पढ़ा था, तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है और कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक मेरा रॉ डाटा है, ये मेरा, ठीक है, मेरा ये रॉ डाटा है। तो इसमें हमें दे रखा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th इन एन एग्जामिनेशन। तो इसमें बोला है कि 40 स्टूडेंट के इसमें एक एग्जामिनेशन हुआ है, इसमें 40 लोगों के एग्जामिनेशन में इतने इतने मार्क्स आए हैं। तो ना ये सब में दे रखा है कि
इस बच्चे के इतने मार्क्स है, इस बच्चे के इतने मार्क्स है। तो हमें पता नहीं है अभी किस बच्चे के कितने मार्क्स है, बस ये एक रॉ डाटा है कि इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने। तो अब हम इसमें क्लास इंटरवल एक फाइंड करेंगे और अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। हाँ तो चलिए, तो हमें क्लास इंटरवल में हमें ये दे दिया है कि 0 से 5 के बीच जितने भी नंबर है इसमें वो हमें बताइए, और 5 से 10 के बीच में जो नंबर है हमें वो बताइए, और 10 से 15 के बीच ऐसे ऐसे करके दे रखा है। तो हमें 0 से 5 के बीच में तो हमें पहला मिल गया 0। और एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी जो यहाँ पे नंबर होगा बस उसी को पहले मतलब उसी के अंडर लिखना है। जैसे यहाँ पे 0 से 5 के बीच में लिखा है तो 0 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 2, 1। तो ये सारे हम लोग ले लेंगे, बट हम 5 नहीं लेंगे। क्यों? 5 को हम अगले नंबर पे लेंगे। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एंड होता है उसको नहीं लेते, जो स्टार्टिंग से आ रहा है सिर्फ उसको लेते। तो यहाँ पे हमारा आ गया, हाँ, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमारा फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है ये 5 आ रहा है। क्यों? 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 0 से 5 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो आ गया हमारा 5। अब हम देखेंगे 5 से 10 के बीच में कौन कौन सा आ रहा है। हाँ, तो अब देखिए 5 से 10 के बीच में ये 8 है। जैसे 1 6 7 6 7 7 7 6 7, तो ये 5 से 10 के बीच में आ रहे हैं। तो ये 8 मार्क्स जो हो गए वो 5 से 10 के बीच में आ रहे हैं। ये 8 ऑब्जर्वेशन है। अब देखेंगे 10 से 15 के बीच में कौन कौन सा आ रहे हैं। तो 10 से 15 के बीच में भी 5 आ रहे हैं। जैसे ये 12 13 15 13, और हाँ, तो ये 5 है। अब 15 से 20 के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं। तो 15 से 20 के बीच में 2 आ रहे हैं, एक 18 2 और एक 18, ये 3। तो ये 3 18 आ रहे हैं। तो ये 15 से 20 के बीच में हो गए। अब 20 से 25 तक के बीच में हम देखेंगे। तो 20 से 25 के भी बीच में हमारे 5 ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये, और एक ये। तो ये 5 हो गए। तो होपली आपको ये समझ आया हो इंट्रोडक्शन हमारा। तो अब हम इसके बाद अब हम कल इसका एक्सरसाइज करेंगे पहला। थैंक यू।